डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज इस वीडियो में हम रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 12 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के मैंने आपको 11 लेक्चर्स कंप्लीट करवा दिए हैं और जो लेक्चर नंबर 11 था उसमें मैंने आपको पाठ्य पुस्तक के जो पीछे के न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के, वो न्यूमेरिकल नंबर 6 तक सॉल्व करवा दिए हैं। आज इस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 12 में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 या न्यूमेरिकल नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 581 केल्विन ताप पर तापमान का मान कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 581 केल्विन ताप पर अभिक्रिया 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2 के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान 209.5 किलो जूल प्रति मोल है। सक्रियण ऊर्जा आपको दे रखी है 209.5 किलो जूल प्रति मोल। अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो। क्या पूछा गया है इस न्यूमेरिकल में? इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो, क्या क्वेश्चन है एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। 581 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2 के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान आपको दे रखा है 209.5 किलो जूल प्रति मोल। अणुओं के उस अंश की गणना आपसे करवाई जा रही है जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे क्या हो, अधिक हो। तो याद कीजिएगा, जब मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत पढ़ाया था जो मैक्स स्ट्राउड्स एवं विलियम लुईस के द्वारा दिया गया था, उस सिद्धांत में मैंने आपको बताया था अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है, वो अंश कौन सा होता है? e की पावर माइनस EA बटा RT। ये अणुओं का वह अंश होता है जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। तो इस अंश की हमें गणना करनी है और मैंने मान लिया ये जो अंश है वो x के बराबर है, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ अणुओं का वह अंश जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है वो x, और x का मान किसके बराबर होता है? e की पावर माइनस EA बटा RT। तो आपको x की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? x की। ठीक है, तो बताओ x बराबर क्या है? e की पावर माइनस EA बटा RT। तो x की गणना ऐसे डायरेक्टली तो हो नहीं पाएगी क्योंकि ये जो पद है वो चरघातांक पद है। तो हम क्या करेंगे, इस पद का या इस समीकरण का हम क्या करेंगे, प्राकृतिक लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने पर, प्राकृतिक लॉग लेने पर, प्राकृतिक लॉग का मतलब होता है आधार e पर लॉग। लॉग ex इज इक्वल टू लॉग e की पावर माइनस EA बटा RT। ठीक है भैया, चलिएगा इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? log ex इज इक्वल टू, ये जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है बताओ? आगे आती है कि नहीं आती? पावर को हम आगे ले लेते हैं, माइनस EA बटा RT log बेस e। ठीक है, log a की पावर b मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको log a की पावर b होता है b log a। तो ये देखो log, ये a हो गया, ये b हो गया, तो b को मैं आगे लेके आ गया। तो बताओ log ex इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस EA बटा RT log बेस e। ठीक है, नेचुरल log हम ले रहे हैं। अब देखिएगा log बेस e
ई का जो मान होता है log बेस ई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा log बेस ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ई ए बटा आर टी। ठीक है, फिर देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब log का बेस ई हटाकर बेस 10 लेके आते हैं तो आगे 2.303 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log 10 x इज इक्वल टू माइनस ई ए बटा आर टी। ठीक है भैया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 x इज इक्वल टू माइनस ई ए बटा 2.303 RT। समझ में आया। आधार ई हटाकर आधार 10 जब लेके आते हैं, आधार ई हटाकर आधार 10 जब लेके आते हैं तो आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 से। अब हमें x का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर log x है, इसका मतलब x का जो log है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, और log को रिमूव करने के लिए हम एंटी log लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटी log। सर एंटी लॉग कैसे लेंगे, एंटी लॉग निकालना मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में सिखाया है, पॉजिटिव नंबर का भी और नेगेटिव नंबर का भी। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में आएंगे, क्योंकि आज के ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स लॉग एंटी लॉग पर ही आधारित है। तो लेक्चर नंबर 10 इसलिए मैंने करवाया था जिसमें लॉग एंटी लॉग निकालना सिखाया था। तो मैं क्या करूँगा, इसका एंटी लॉग ले लूँगा। तो एंटी लॉग लेने पर इसका जब आप एंटी लॉग लोगे तो बताओ log हट जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा, x। इधर भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल के साइन के दोनों और हमें क्या लेना होता है, एंटी लॉग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी लॉग माइनस ई ए बटा 2.303 RT। ठीक है भैया, अब ई ए का मान आपको गिवन है, टी का मान आपको गिवन है, आर का मान आपको मालूम होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, और पूछा क्या गया है x, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब बताओ ई ए का मान कितना है भैया, ई ए का मान है 209.5 किलो जूल। किलो जूल में नहीं रखेंगे हम, जूल में रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको जूल में परिवर्तित कर लेंगे। जूल में परिवर्तित करने के लिए हम इसको 1000 से क्या करेंगे, गुणा। तो 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 209,500। ठीक है, 2.303। आर का मान कितना है बताओ, 8.314, और टी का मान कितना है बताओ, 581 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इस संख्या को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, माइनस है कि नहीं है, यहाँ पर माइनस था वो मैं लगाना भूल गया इसलिए अब लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एंटी लॉग माइनस, इसको जब आप इस 209,500 में इस 2.303 8.314581 का जब डिवाइड करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा माइनस 18.8323, माइनस 18.8323। अब आपको इस संख्या का क्या लेना होगा, एंटी लॉग लेना होगा। तो मैंने आपको सिखाया था नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेना, और एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बताओ ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है, माइनस का नंबर है। तो माइनस का नंबर का एंटी लॉग लेना मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई संख्या में पॉइंट के बाईं ओर वाली संख्या देखनी है। कितनी है बताओ, 18 है कि नहीं है, पॉइंट के बाईं ओर कितना है, 18। उस 18 को एक बढ़ाना है, बताओ कितना हो गया, 19। उस 19 को इस दी गई संख्या में एक बार जोड़ देना है और एक बार क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब हम इस पद को सॉल्व करेंगे तो माइनस 19 को 19 की बार के रूप में लिख देंगे, फिर 19 में से इसको माइनस करना है। तो 19 में से जब इसको माइनस करोगे तो आएगा 1677। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो बार के रूप में पद लिखा हुआ होता है, बार के रूप में जो संख्या लिखी हुई होती है उसको 10 की घात के रूप में लिख देते हैं।
10 की घात के रूप में लिख देते हैं, और शेष संख्या दशमलव सहित जिस संख्या का लॉग होती है वो यहाँ लिख देते हैं। तो बताओ ये लगभग किसका लॉग होती है? 1.47 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि एवं वेग स्थिरांकों की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, वापस से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि एवं वेग स्थिरांकों की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। पहली अभिक्रिया आपको दे रखी है 3NO इज इक्वल टू N2O प्लस NO2, और इस अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वो दे रखा है वेग बराबर K NO का स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछी गई अभिक्रिया की कोटि एवं वेग स्थिरांक K की इकाई। तो देखिएगा, वेग समीकरण में सांद्रताओं की घातों का योग क्या होती है? कोटि होती है, और यहाँ पर सांद्रता केवल किसकी है? NO की है। तो बताओ इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो कोटि तो हो गई 2। ठीक है, और K की इकाई क्या होगी बताओ? K की इकाई ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया था, मोल 1 - N लीटर N-1 सेकेंड इनवर्स मोल 1 - N। N का मान कितना है? 2 लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो बताओ ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगला देखिएगा, अगली अभिक्रिया है H2O2 + 3I माइनस। स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, इज इक्वल टू प्लस 2H प्लस और है इज इक्वल टू 2H2O प्लस I3 माइनस। इस अभिक्रिया के लिए आपको जो वेग समीकरण दे रखी है वो है वेग इज इक्वल टू K H2O2 और I माइनस। ठीक है, H2O2 की पावर भी 1 है और I माइनस की पावर भी कितनी है? 1। तो बताओ इस अभिक्रिया की कोटि भी कितनी हो जाएगी? सांद्रताओं की घातों का योग बोलो, 1 और 1 कितना हो गया? 2, और K की इकाई भी क्या हो जाएगी? इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे जैसे ऊपर की थी, ये वाला सूत्र लगाएंगे, कोटि का मान 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब इकाई भी ही आने वाली है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। फिर है तीसरी अभिक्रिया आपको दे रखी है CH3CHO इज इक्वल टू CH4 प्लस CO। ठीक है, और इस अभिक्रिया के लिए आपको वेग समीकरण जो दे रखी है वो है वेग बराबर K CH3CHO की पावर 3/2। तो बताओ इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 3/2 ही हो जाएगी। ठीक है, सांद्रताओं की घातों का योग और यहाँ पे घातों का योग 3/2 ही आने वाला है। ठीक है, एक ही पद है यहाँ पर। तो बताओ कोटि कितनी हो जाएगी? 3/2। K की इकाई ज्ञात करनी है। K की इकाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताओ? मोल की पावर 1 - N लीटर की पावर N-1 सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे N क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोल 1 में से 3/2 को माइनस करो, फिर लीटर 3/2 में से 1 को माइनस करो, और सेकेंड इनवर्स। तो K की इकाई हो जाएगी मोल, नीचे लिख देता हूँ मैं, मोल बताओ 1 में से 3/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -½ लीटर 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? ½ सेकेंड इनवर्स। तो ये K की क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी। फिर आपको चौथी जो अभिक्रिया दे रखी है वो क्या है देखिएगा, आपको अपने आप सॉल्व करना है, साथ में आप पेन और कॉपी लेके बैठा करें जब भी वीडियो देख रहे हो, तो साथ साथ में आप प्रैक्टिस करें वीडियो को पॉज करते हुए, यह स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। C2H5Cl प्लस C2H5Cl इज इक्वल टू C2H4 प्लस HCl, ये आपको समीकरण दे रखी है, और इसके लिए वेग समीकरण आपको दे रखी है वेग बराबर K C2H5Cl। बताओ कोटि कितनी हो जाएगी? 1।
और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है, ज्ञात कर सकते हो मोल 1 माइनस एन, तो एन का मान 1 है तो 1 माइनस 1 लीटर, एन माइनस 1, एन का मान 1 है 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, तो बताओ क्या आ जाएगी? सेकंड इनवर्स। तो बताओ इस अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या आ जाएगी? सेकंड इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभिक्रिया 2a प्लस बी से a2b के लिए 2a प्लस बी से a2b के लिए वेग समीकरण जो आपको दे रखी है, वेग बराबर दे रखा है के a की सांद्रता और b की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है, यहां k का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 है। k का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। प्रारंभिक वेग पूछा है आपसे कि गणना कीजिए। जब A की सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर और B की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब A घटकर 0.06 रह जाए। A घटकर कितना रह जाए? 0.06। वेग की गणना कीजिए जब A घटकर या A की सांद्रता घटकर 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप देखिएगा। अभिक्रिया 2a प्लस बी से a2b, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आप आउट ऑफ 100 आप लेके आना चाहते हैं, यदि आप 100 में 100 मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अभिक्रिया 2a प्लस बी से a2b के लिए वेग बराबर के a b स्क्वायर, जहाँ k का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जब a बराबर 0.1 मोल पर लीटर व b बराबर 0.2 मोल पर लीटर है, तथा अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब a घटकर कितना रह जाए? 0.06 मोल पर लीटर। यानी इस क्वेश्चन में आपको दो बातें पूछी है। एक तो ये पूछा है कि जब a की सांद्रता इतनी और b की सांद्रता इतनी है तब तो वेग कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब a की सांद्रता घटकर इतनी रह जाए तो वेग कितना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम प्रारंभिक वेग फाइंड आउट करेंगे। तो वेग बराबर होता है कि आपसे प्रारंभिक वेग पूछा है तो वेग समीकरण आपको दे रखी है। तो प्रारंभिक वेग किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे? देखिएगा, वेग बराबर दे रखा है के a b स्क्वायर। ठीक है, बताओ k का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। बताओ a की सांद्रता कितनी है? 0.1 और b की सांद्रता कितनी है? बताओ 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको 0.2 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 10 की घात माइनस 2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8 गुणा, ये 10 की घात माइनस 6 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो ये तो हो गया आपका प्रारंभिक
वेग जब A की सांद्रता 0.1 है और B की सांद्रता कितनी है 0.2। अब ये कह रहा है कि जब A की सांद्रता घटकर 0.06 रह जाए तो अब वेग कितना होगा। तो देखिएगा A की सांद्रता प्रारंभिक कितनी है 0.1 मोल प्रति लीटर, B की कितनी है 0.2। अब कह रहा है A की घटकर कितनी रह गई 0.06 रह गई, A की घटकर कितनी रह गई 0.06। तो बताओ कमी कितने की आई 0.04 की कमी आई कि नहीं आई। 0.1 से जब 0.06 रहेगी तो कमी कितने मोल प्रति लीटर की आई 0.04 मोल प्रति लीटर की। अब ये जो कमी आई वो कितने मोल के लिए आई, यहाँ पर देखो मोल कितने 1 है 2, तो बताओ 2 मोल के लिए कमी आई 0.04 की। और B के मोल कितने हैं 1, तो बताओ 1 मोल के लिए कमी कितने की आएगी 0.02 की। तो हम यहाँ पर कमी 0.02 की जब करेंगे 0.2 में से 0.02 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा 0.18। ठीक है, अब आप वेग ज्ञात कर सकते हैं। वेग बराबर दे रखा है आपको A B का स्क्वायर, K का मान कितना है बताओ 2 × 10⁻⁶, A का मान कितना है बताओ 0.06 और B कितना है बताओ 0.1, फिर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3.89 × 10⁻⁹ गुणा ही तो करना है बस इनको आपस में। तो 3.89 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर प्रति मिनट, तो ये आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 व H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो। आपसे इस क्वेश्चन में N2 व H2 के बनने का वेग पूछा गया है। N2 व H2 के बनने का क्या पूछा गया है वेग। तो प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन किस प्रकार होगा बताओ। NH3 अपघटित होकर बनाएगा N2 + H2। सबसे पहले हम अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ 3 लग जाएगा। ठीक है, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इधर भी कितने हैं 6 है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि N2 व H2 के उत्पादन का वेग क्या होगा। इसके लिए आपको K का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है K का, और K का मान दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की दे रखी है, शून्य कोटि की। मैंने आपको बताया भी था कि उत्प्रेरक की सतह पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी कोटि की होती है, शून्य कोटि की। तो बताओ इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या लिखेंगे हम, शून्य कोटि की है तो बताओ वेग समीकरण क्या लिख देंगे, वेग बराबर K, अमोनिया की पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बताओ यहाँ पर वेग बराबर K का मान कितना है बताओ 2.5 × 10⁻⁴ बराबर हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है N2 H2 के उत्पादन का वेग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया के लिए वेग लिख लेंगे, और वेग लिखना मैंने आपको बताया था, वेग बराबर होगा -1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ठीक है, अब आपसे एक तो N2 के उत्पादन का वेग पूछा गया है, तो बताओ N2 के उत्पादन का वेग क्या होगा, यही होगा। ठीक है, प्लस डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू किसके है बताओ, वेग के। भाई N2 के उत्पादन का वेग लिखना मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पर्टिकुलर किसी अभिकारक के विलुप्त होने का या उत्पाद के बनने का वेग लिखते हैं तो गुणांकों का उपयोग नहीं करते, और यहाँ पे गुणांक है भी नहीं, इसके साथ है इस गुणांक को हम वेग के गुणा में ले लेंगे। तो बताओ सबसे पहले हम N2 के उत्पादन का वेग बताएंगे, तो N2 के उत्पादन का वेग जो होगा वो अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। और अभिक्रिया का वेग कितना है बताओ 2.5 ×
4 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब बताओ H2 के उत्पादन का वेग कितना होगा, प्लस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। यदि आपको लेक्चर नंबर 2 आपने नहीं देखा है तो ये आपकी बात समझ में नहीं आएगी। शुरू से आप इस चैप्टर को देखोगे तो ही आपकी बात समझ में आएगी। H2 के उत्पादन का वेग ये होगा, तो इस 3 को किससे गुणा करेंगे बताओ, वेग से। तो 3 गुणा वेग, वेग कौन सा है, अभिक्रिया का वेग है, तो 3 गुणा 2.5 गुणा 10 की घात -4। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7.5 गुणा 10 की घात -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये मैंने वीडियोस में आपको सॉल्व करवा दिया है, तो वीडियोस आप अब है क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था तो उस वक्त आपको मैंने ये कारक बता दिए थे, तो आप संबंधित लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन है किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया आपको दे रखी है द्वितीय कोटि की, इसका मतलब वेग समीकरण क्या होगा, वेग बराबर के, अभिकारक मैंने मान लिया A, ठीक है, तो A की सांद्रता का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए। अभिकारक की सांद्रता कितनी कर दी जाए, दुगनी, और अभिकारक की सांद्रता कितनी कर दी जाए, आधी। क्वेश्चन क्या है वापस से सुन लीजिएगा। एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के प्रति अभिक्रिया कोटि 2 है, तो बताओ वेग बराबर क्या होगा, KA², ठीक है। अभी कह रहा है अभिकारक की सांद्रता यदि दुगनी कर दे तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा, और अभिकारक की सांद्रता आधी कर दे तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। तो देखिएगा किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि अभिकारक की सांद्रता कितने गुना कर दी जाए, 2 गुना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेग 1 = KA², ठीक है। अब दूसरा जो वेग होगा वो कौन सा है बताओ, जब अभिकारक की सांद्रता कितने गुना कर दे, 2 गुना, तो K सांद्रता को कितने गुना कर दो, 2 गुना। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण क्या मान लो, 2। समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 में 1 का भाग दोगे तो बताओ क्या आएगा, वेग 2 बटा वेग 1 = K/K गुणा, बताओ इस K के साथ गुणा में क्या है, 2A² का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 4A², और नीचे क्या लिखेंगे, A²। K से K कट गया, A² से A² कट गया, तो बताओ वेग 2 = क्या हो जाएगा, 4 गुणा वेग 1। यानी हम कह सकते हैं यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी कर दें तो अब जो वेग प्राप्त होगा वो पुराने वाले वेग का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। अभी कह रहा है अभिकारक की सांद्रता यदि आधी कर दे तो क्या होगा, तो आधी कर देंगे, देखो कैसे करेंगे, वेग 1 KA², फिर वेग 2 बताओ KA/2, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता को कितना गुना कर दिया, आधा गुना, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण क्या मान लो, 2। वेग 2 बटा वेग 1, वेग 2 बटा वेग 1, K/K, ठीक है। A/2 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब A² क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई A², ठीक है। A² से A² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वेग 2 बटा वेग 1 = K से K कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/4। तो बताओ वेग 2 = क्या आ जाएगा, वेग 1 गुणा 1/4, या फिर हम लिख सकते हैं वेग 1/4, वेग 1/4। तो इसका मतलब यदि अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अब जो वेग होगा वो पुराने वाले वेग का 1/4 हो जाएगा। लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिएगा अपने हाथों से, तभी आप इनको सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।